किसका? एनवायरनमेंट का। 71 की होगी फिर पेंशन 10,000 की 10,000 की महिला की सस्ती आ जाएगी। 3 लाख सस्ती हो जाएगी। पर्यावरण क्या? एनवायरनमेंट है ना। भारत में सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी इन इंडिया यो टॉपिक है। काय को एनवायरनमेंट का मायने पड़ रहा ना फाकी नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत का मायने इससे संबंधित कौन सी पीढ़ी है तुम इसको निकाल के दो। फेब करंट अफेयर्स फेब पहली पहले पीडीएफ होगा इसके लिए। डाउनलोड होगी भी तुमने पहले मैगजीन नहीं पढ़ी पहले? पर यो आपका फोन में कौन खोले जो और दूसरा का सुमन नहीं कम खोले। देख रहे थे मैं समस्या कर दिया सर। अति देख चलो मतलब ये हेडलाइन में क्यों है, सुर्खियों में क्यों है? कौन? भारत में सौर ऊर्जा। भारत में 100 गीगावाट की स्थापित और सौर ऊर्जा क्षमता को पार करके ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इस टाइम के अंदर जो भारत ने वो कितनी सौर ऊर्जा अचीव कर ली है? 100 गीगावाट से ज़्यादा। किससे? 100 गीगावाट से ज़्यादा। अपन अब क्या करने लगे हैं? बिजली किससे उत्पादन करने लगे हैं? सौर ऊर्जा से। सौर ऊर्जा से मतलब सूर्य से अपना कितने 100 गीगावाट। किसके कारण? क्या ये सुर्खियों के अंदर है जिसके कारण इससे क्या आ सकते हैं? क्वेश्चन आ सकते हैं। अन्य संबंधित तथ्य क्या है इससे? जनवरी 2025 तक भारत की कुल स्थापित और सौर ऊर्जा क्षमता 100.33 गीगावाट तक पहुंच गई। जो क्या है? इन्फोग्राफिक देखे जो इसके अंदर कितनी बढ़ गई है? 100.33% हो गई। कब तक? 25 तक 2025 नहीं हो जाएगा आ गया ना गीगावाट तक। अब वो 40 सब्सक्राइबर होंगे तो उसके बाद में होंगे लाइव। इससे पहले नहीं होगी कितने हो गए? 13 जनवरी 2025 तक भारत की कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता पहुंच गए हैं 100.33 तक। गीगावाट कहाँ पहुँच गए? गीगावाट तक पहुँच गए। इसके अलावा वर्तमान में 84.10 गीगावाट क्षमता सौर ऊर्जा परियोजनाओं पर क्या चल रहा है? काम चल रहा है तथा 44.49 गीगावाट की सौर ऊर्जा 47.49 गीगावाट की सौर परियोजनाएं निविदा प्रक्रिया के चरण में है। अभी क्या है? 100.33 तक तो हम पहुंच गए। 84.10 की क्या कर रहे हैं? काम चल रहा है। और 47.49 पे हम और क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो हम 200 से भी क्या हो जाएंगे? पार हो जाएंगे। लेकिन वर्तमान में सौर ऊर्जा सुर्खियों में हमने 100 गीगावाट से क्या कर लिया? ज़्यादा अचीव कर लिया। क्या कर लिए? क्षमता किसके अंदर? सौर ऊर्जा के अंदर। भारत में हाइब्रिड और राउंड द क्लॉक की नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं में वृद्धि देखी गई। यहाँ आरटीएसी नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं का अर्थ ऐसी परियोजनाओं जो 24 घंटे लगातार बिजली उपलब्ध करवाती हैं। हमने सौर ऊर्जा कैसी उपलब्ध करवाई? ऐसी नहीं कि मतलब जो 24 घंटे क्या करवा रही है? बिजली उपलब्ध करवा रही है। ऐसी क्या कर लिए? सौर ऊर्जा क्या कर लिया? आरटीसी क्या कर ली? उपलब्ध कर ली है, मतलब बनवा ली है। जिसके अंदर सौर ऊर्जा आप कितने से बढ़ गई? सुर्खियों में क्यों? हेडलाइन में क्यों है? कि हमने 100% से ज़्यादा जो 100.33 गीगावाट से ज़्यादा क्या कर लिया? अचीव कर लिया। किसको? सौर ऊर्जा के मैप को। और 84 का कभी क्या चल रहा है? काम चल रहा है। और 47 की परियोजना हम बना रहे हैं। तो ऐसे करके 64.67 गीगावाट की विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के क्या निर्माण दिन या निविदा के क्या में चरण में है। इसमें सौर ऊर्जा हाइब्रिड परियोजनाओं की कुल क्षमता 296.5 हो गई है। अब इन सबको अपन जोड़ दे तो हमारा कितना हो गया? 296.59। अगर ये सारी चीजें हो जाएंगी तब अपने कितने हो जाएगी सौर ऊर्जा? 200। लेकिन अब तक हमने कितना कर लिया? 100.33% तक तो क्या कर लिया? अचीव कर लिया। 84 क्या चल रही है? अब चल रही है। और 47 क्या चल रही है? अब उनके ऊपर परियोजना बन रही है। अगर इन सबको हम देखें तो 296.59 गीगावाट की हमने क्या कर लिए? एनर्जी हासिल करने के लिए जा रहे हैं। भारत के सौर क्षेत्र का विकास कैसे होगा? 10 के विकास संबंधी आंकड़े। क्षमता में वृद्धि 3450%। 2014 के अंदर 2.82 गीगावाट से 2025 तक 100 गीगावाट तक हम पहुंच गए। कहाँ से? 2014 के अंदर कितने? 2.82। लेकिन हमने क्या किया? सौर ऊर्जा के अंदर क्या किया? विस्तार किया। अब कहाँ तक पहुंच गए? 100 गीगावाट तक पहुंच गए हम।
2024 में सौर ऊर्जा की स्थापना की थी। किसने की थी? सौर ऊर्जा की। इसके अंदर यूटिलिटी स्केल के आधार पर 18.5 गीगावाट की क्या की स्थापना, जो 2023 से लगभग 2.8 गुना क्या है इसके अंदर वृद्धि हुई। स्टॉक ना रूफटॉप की स्थापना 5.4 गीगावाट 2023 से 53% की वृद्धि। सौर विनिर्माण संबंधी आंकड़े। सौर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता 2014 में 2 गीगावाट से 2024 तक 160 गीगावाट तक क्या की गई? बढ़ोतरी देखी गई। कब? किसके अंदर? सौर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता के अंदर। ये मॉडल है ना, इसका उत्पादन कितना बढ़ा दिया गया? 2 से अब 60 गीगा 58%। और लक्ष्य कितना है? 2030 तक कितना हो जाए? 100 गीगावाट। कितना हो जाए? 100 गीगावाट। अब ये क्या है? नवीनीकरण ऊर्जा का क्या हो रहा है? प्रभुत्व है रहा है। अब क्या ये सौर ऊर्जा क्या है? नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत। सौर ऊर्जा कुल नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता का कितना है? 47%। कितना है? 47%। अपने जितने भी हमने क्या कर रहे हैं नवीनीकरण ऊर्जा जो क्या उत्पादन कर रहे हैं उनमें 47% तो हम किससे करें? सौर ऊर्जा से। बाकी पवन ऊर्जा से और सारी चीज़ों से। पवन से किए होते हैं ना ये इनसे, लेकिन सबसे ज़्यादा हम किससे करें? 47% किससे? सौर ऊर्जा से। यूटिलिटी स्केल के आधार पर सौर ऊर्जा स्थापन में बेहतर प्रदर्शन करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? राजस्थान। ये जो सोलर पैनल सबसे ज़्यादा कहाँ पे लगेंगे? राजस्थान के अंदर। फिर बाद में गुजरात में, बाद में तमिलनाडु में, फिर में महाराष्ट्र में, फिर बाद में मध्य प्रदेश। तो ओवरऑल हमें क्या बात रखनी है कि इस टाइम के अंदर सुर्खियों में हेडलाइन में क्यों है कि हमने 100.33% से ज़्यादा क्या कर लिया? हासिल कर लिया गीगावाट क्या? सौर ऊर्जा। इसलिए क्या है? हेडलाइन के अंदर। इसके अंदर जो हमारी कुल नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन है उसके अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन निभा रही है? सौर ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? सौर ऊर्जा। कितनी? 47% नवीनीकरण ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हो रही है? सौर ऊर्जा से। इसके अंदर अगर राज्य के स्तर पर देखें तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? राजस्थान। कौन कर रहा है? राजस्थान। बाद में गुजरात, बाद में तमिलनाडु, बाद में महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश। फिर सौर ऊर्जा के बारे में। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है, जिसे ताप या विद्युत ऊर्जा में बदलकर क्या किया जाता है? उपयोग में। ताप को किसके अंदर बदल दिया जाता है? विद्युत ऊर्जा के अंदर। किसके अंदर? विद्युत ऊर्जा के अंदर। इसे क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा। जो सीधे में क्या से प्राप्त होती है? सूर्य से। जो ताप आता है उसको किस में बदल रहे हैं? विद्युत ऊर्जा के अंदर। इसके निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। फोटोवोल्टिक सेल्स, इनका इस्तेमाल सेमीकंडक्टर सामग्री से बने सोलर पैनल में किया जाता है। फोटोवोल्टिक सेल्स और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का क्या करता है? काम करता है। जो कौन से फोटोवोल्टिक सेल्स हैं वो सेमीकंडक्टर, जैसे यह बनाते हैं ना, ये बनाए जिसके ऊपर क्या पड़ती है? धूप पड़ती है। उसके अंदर जो सेल होती है उसके अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? फोटोवोल्टिक सेल्स का। ये फोटोवोल्टिक सेल्स क्या काम करते हैं? सौर ऊर्जा को किस में चेंज करते हैं? विद्युत ऊर्जा के अंदर। किसके अंदर? विद्युत ऊर्जा। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के अंदर किसको चेंज करते हैं? फोटोवोल्टिक सेल्स। कौन? फोटोवोल्टिक सेल्स। फिर कंस्ट्रेंडिंग सोलर थर्मल पावर। कंस्ट्रेंडिंग सोलर थर्मल पावर सिस्टम एक ऐसी तकनीक है जिसमें दर्पणों का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश को एक स्थान पर रिसीव किया जाता है। सेकेंडरीकरण, इसके बाद रिसीवर्स और सौर ऊर्जा एकत्रित करते हैं, उनके बाद ऊष्मा में क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं। ये क्या है? कंस्ट्रेंडिंग। हाँ, जो भी है इसके अंदर ये क्या करता है? ये करता है अब ऐसे करता है कि सौर ऊर्जा रही है ना, उसको क्या नहीं देता? फैलने नहीं देता। एक पैनल के अंदर क्या कर लेता है? पूरी सौर ऊर्जा को क्या कर लेता है? एकत्रित कर लेता है। फिर जैसे एकत्रित करता है बाद के अंदर इस सौर ऊर्जा का प्रयोग किसके अंदर करते हैं? विद्युत ऊर्जा के अंदर, ऊष्मा के अंदर परिवर्तित करने के अंदर। किसका? अब ये इसके अंदर पैनल में क्या लगाया जाता है? इसका उपयोग करके क्या रहे? ये सोलर थर्मल पावर का सिस्टम का प्रयोग करके इसको जो ऊर्जा आ रही है उसको क्या करें? एक जगह क्या कर लेते हैं? एकत्रित। फिर बाद के अंदर इसको ऊष्मा के अंदर क्या कर देते हैं? परिवर्तित, जिससे क्या होती है? फिर सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है। किसका? विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है सौर ऊर्जा से। भारत में सौर ऊर्जा की संभावना। राष्ट्रीय और ऊर्जा संसाधन का अनुमान है कि यदि देश की कुल बंजर भूमि के 3% क्षेत्र पर सोलर पैनल बिछा दिए जाए तो 748 गीगावाट सौर ऊर्जा का क्या किया जा सकता है? उत्पादन किया जा सकता है। कि भारत की अगर 3% बंजर भूमि के ऊपर भी क्या लगा दें? सोलर पैनल लगा दें तो 748 गीगावाट
हमें विद्युत कहाँ से प्राप्त होगी? सौर सूर्य से। ऊर्जा से। अभी वर्तमान में भारत ने कितना अचीव कर लिया? 100.33। अगर पूरे से लगा दिए जो परियोजनाएं चल रही हैं और उनको सबको लगा दे तो 200 मतलब 96 ऐसा कुछ करके कितने कर लेंगे हम ऊर्जा गीगावाट क्या कर लेंगे। लेकिन अगर 3% बंजर भूमि पर हमने सोलर पैनल बिछा दिए तो कितना उत्पादन कर लेंगे हम? 748 गीगावाट का क्या कर लेंगे? उत्पादन कर लेंगे। भारत के लिए सौर ऊर्जा का महत्व क्या है? भारत के जलवायु लक्ष्य प्राप्त करना। भारत ने पेरिस जलवायु समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान लक्ष्य निर्धारित किए। इन लक्ष्यों को 2030 तक जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक क्या करना है? कम करना है। 50% तक विद्युत उत्पादन गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से क्या करना है? शामिल करना है। जो हम बाद में थोड़े दिन बाद में जाके पढ़ेंगे। हम कौन सा सम्मेलन? पेरिस सम्मेलन। पेरिस सम्मेलन में हमने एक चीज डिसाइड कर रखी है कि हम 2030 तक, कब तक? 2030 तक 50% विद्युत का उत्पादन किससे करेंगे? गैर जीवाश्म ईंधन से। किससे? गैर जीवाश्म, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनसे, पवन चक्की, इनसे क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे। कितने का? 50%। 50% तो हम केक्स का प्रयोग करेंगे, अन्य का, और 50% का नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। किसके अंदर के? ये हमने बात पेरिस सम्मेलन के अंदर। फिर इसके अलावा कोप 26 के अंदर जब हम क्या पढ़ेंगे? कोप 26। आज कितनी पढ़ ली हमने? 19। अब जब कोप 26 पढ़ेंगे तो भारत ने पंच अमृत का क्या दिया है? घोषणा की है। इसके तहत भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा हासिल करने का क्या किया है? लक्ष्य। हमने स्कोप पढ़ेंगे 26। इसके अंदर हमने किए दिया पंचा अमृत का क्या दिया? सिद्धांत दिया। किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने। जिसके अंदर क्या है किया है कि 2030 तक हम क्या करेंगे? 500 गीगावाट की जो ऊर्जा है ना वो कहाँ से? गैर जीवाश्म ईंधन से क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। जब हम क्या पढ़ेंगे? COP 26। इसके अंदर ये बात लिखी हुई होगी और लिखी भी हुई है जो हम पढ़ेंगे उनको। भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना। इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021 के अनुसार भारत की ऊर्जा खपत वैश्विक औसत का 3 गुना। कितना है? वैश्विक औसत का कितना है? 3 गुना है। साथ ही अगले 20 वर्षों में ऊर्जा की वैश्विक मांग में होने वाली बढ़ोतरा में भारत की हिस्सेदारी कितनी होगी? 25% होगी। कि अगर देखे जाए 20 वर्षों के अंदर हमें भी ज़्यादा किसकी होगी? सौर ऊर्जा की मतलब सौर कोई कुछ भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और कितनी होगी? 25%। अपनी वर्तमान से भी ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब अपने को जितनी चाहिए उससे भी 20% ज़्यादा बढ़ जाएगी 20 वर्षों के अंदर। 25% कितनी बढ़ जाएगी? 25% भी आने वाले में। फिर हमें अगर बढ़ेगी तो उसकी आवश्यकता भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो आवश्यकता ज़्यादा होगी तो हम उत्पादन भी क्या करना पड़ेगा? उत्पादन। तो हम किसको प्राथमिकता दें? सौर ऊर्जा पैनल को, पवन चक्कियों को, इनको दे जो नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों से क्या हो? ऊर्जा क्या हो? हमें मिले जिससे क्या हो? प्रदूषण ना हो। जो हमारे जो क्या कर रखा है हमने पेरिस सम्मेलन के अंदर हमने 2030 तक 50% क्या कर देंगे? गैर जीवाश्म से क्या करेंगे? उत्पादन करेंगे। अगर ये इनको बढ़ावा देंगे तो हमारा पेरिस सम्मेलन वाला क्या होगा? जो हमने टारगेट डिसाइड कर रखा है वो पूरा हो जाएगा। और क्या कर लेंगे? जो अपने COP 26 के अंदर क्या लिख रखा है? पंचावृत का सिद्धांत दिया, उसके अंदर भी हमने लिख रहा है कि हम 2030 तक क्या कर लेंगे? गैर जीवाश्म से 50% क्या कर लेंगे? उत्पादन। ये सारे किसके आगे होगी? अगर हम सौर ऊर्जा को इनको क्या दे रहे हैं? बढ़ावा दे रहे हैं। तो इससे क्या होगा? हमारे जो हमने लक्ष्य टारगेट ले रखे हैं वो भी अचीव होंगे और भारत का क्या होगा? प्रदूषण भी कम होगा। ग्रामीण विद्युतीकरण। अब जैसे सौर ऊर्जा से ग्रामीण, अब जैसे यहाँ पे तार बिछाने से लेकिन वहाँ पे सौर ऊर्जा लगा दो, ग्राम के अंदर क्या आ जाएगी? विद्युत आ जाएगी। तो तेजी से विस्तार के साथ सौर ऊर्जा में ऑफ ग्रिड विद्युत उत्पादन से मदद मिल सकती है। इससे दूर दराज क्षेत्र में विद्युत सुविधाएं स्थापित की जा सकती हैं। अब क्या होता है? अगर वैसे लगाएं तो बाद में तो ग्रिड से क्या करना पड़ता है? हम जोड़ना पड़ता है। लेकिन ऊर्जा संसाधन तो वहाँ पे क्या लगाओ? सोलर पैनल लगाओ, वहाँ पे प्रोड्यूस करो, वहाँ पे क्या करो? कंज्यूम कर लो। जिससे क्या नहीं होगा? एक दो ना तो प्रदूषण होगा और क्या होगा? अच्छा का अच्छा रहेगा। तो जो दूर दराज में हम पहले लाइट जैसे एक किसी पहाड़ी पे फिर नड़ायर, फिर वहाँ पे क्या पहाड़ी, वहाँ पे क्या है एक गांव बसा, वहाँ पे क्या लेके जाना है? अब लेके जाना है विद्युत। अब वहाँ पे ले जाने में क्या आ रही है? प्रॉब्लम। अब जैसे खंबे गाड़े, फिर वहाँ पे आगे कोई नदी उदी आगे ऊपर गई ऐसे, तो वहाँ पे क्या करो? सोलर पैनल लगा दो। क्या लगा दो? फिर भारत में विद्युतीकरण हो गया किसका? कहाँ पे निकाल दिया ये? ग्रामीण विद्युत। अब देखो सौर
फोटोवोल्टिक प्रणाली के प्रकार कैसे प्रकार से वो किए जा सकते हैं। ग्रिड कनेक्टेड ऑन ग्रिड प्रणाली, जो इसके अंदर जो कैसे कैसे चीज़ें की जाती हैं। यूटिलिटी ग्रिड में कनेक्टेड अतिरिक्त उत्पन्न बिजली को ग्रिड में भेजा जा सकता है, ऊर्जा भंडारण का कोई आवश्यकता नहीं होती कि अगर आपके ऊपर क्या होगी, आपने वो तो कर ली ज़्यादा और आपने कंज्यूम की तो बाद के अंदर वहाँ पे एक होता है ग्रिड, उसके अंदर वो चली जाती है, उसके लिए आपको अलग से क्या बनाने की आवश्यकता नहीं है, स्टोरर। फिर बैटरी बैकअप के साथ ग्रिड कनेक्टेड सौर पैनल ग्रिड कनेक्शन और बैटरी भंडारण इकाई को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। ग्रिड कनेक्शन में गड़बड़ी की स्थितियों के दौरान बैटरी बैकअप प्रदान करता है और बिजली की गुणवत्ता में सुधार करता है। अगर उसमें कोई दिक्कत आ गई ना तो फिर बाद के अंदर जो बैकअप है ना उसके आधार पर क्या कर लो तुम उत्पादन, ऐसे नहीं कर दिक्कत आते क्या हो गई, बंद हो गई। ये सिस्टम अगर कोई दिक्कत आई तो बाद में बैकअप है वो यूज़ कर लो, तब तक उसको सुधार लो, फिर बाद के अंदर क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं कि जो एकदम से रुक गई। फिर ऑफ ग्रिड प्रणाली, सूर्य के प्रकाश से सीधे बिजली बनाने के लिए सौर पैनलों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है और इस बिजली को बैटरियों में स्टोर किया जाता है। इसका उपयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ विद्युत ग्रिड में निरंतर बिजली की आपूर्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। जहाँ पे लगातार क्या नहीं होती, बिजली नहीं आती, वहाँ पे क्या करो, पैनल लगाओ, सीधा ही बैटरी के अंदर क्या कर लो, स्टोर कर लो, स्टोर करते हैं वहाँ पे क्या कर लो, यूज कर लो। वो कौन सा है, ऑफ ग्रिड प्रणाली। कहाँ पे, ऑफ ग्रिड। और बैटरी बैकअप वालों के अंदर तो क्या है कि बैटरी बैकअप कहीं पे गड़बड़ी होगी तो बैटरी बैकअप में जो ऊर्जा है उसका क्या कर लो, प्रयोग कर लो और फिर बाद के अंदर जब सही हो बाद के अंदर उसमें भी स्टोर हो जाएगी। ऐसे भारत में सौर ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देने वाले कारक, भौगोलिक अवस्थिति, क्या है, भौगोलिक अवस्थिति। भारत में साल के 300 दिन क्या निकलती है, धूप रहती है। औसतन 4 से 7 दिन के साथ प्रचुर मात्रा में सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है। इस वजह से देश के अधिकांश हिस्सों में सौर ऊर्जा का उत्पादन। अब भारत के अंदर सौर ऊर्जा को हम क्यों बढ़ावा दे रहे हैं कि यार हमारे पास 300 दिन तक तो क्या रहती है, सनलाइट रहती है, क्यों नहीं इसका हम क्या करें, उपयोग करें। क्या करें, उपयोग करें। अब क्या करें, सरकारी योजनाओं के अंदर जैसे प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना का लक्ष्य कृषि क्षेत्र में 30.8 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता की क्या करना, स्थापना करना। एग्रीकल्चर में कितना करना, 30.8 गीगावाट की क्या सौर ऊर्जा क्षमता को क्या करना, स्थापना करना। पीएम सूर्यघर ये योजनाएं क्या है, सरकारी योजना क्या है। पहले एक तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, जैसे पीएम कुसुम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं। योजना का लक्ष्य क्या है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर 30.8 गीगावाट की सौर ऊर्जा का क्या करना, क्षमता का उत्पादन करना। फिर दूसरी क्या है, पीएम सूर्यघर, दूसरी योजना का नाम क्या है, पीएम सूर्यघर। इसके अंदर क्या होता है, मुफ्त बिजली योजना के तहत राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई। साथ ही मार्च 2025 तक लगभग 10.9 लाख सोलर रूफटॉप स्थापित किए जाएंगे। 10.9 लाख क्या किए जाएंगे, सोलर पैनल यहाँ पे क्या किए जाएंगे, इस्टेब्लिश किए जाएंगे। और इनमें कैसी मुक्त, यहाँ से जो क्या होगी एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो मुफ्त के अंदर मिलेगी। जहाँ पे वहाँ पे लगे उनको मुफ्त के अंदर क्या मिलेगी, बिजली मिलेगी। कौन सी के तहत, पीएम सूर्यघर के तहत। फिर वित्तीय सहायता और निवेश को क्या देना, बढ़ावा देना। वित्तीय सहायता क्या कराएं, उपलब्ध कराएं और सौर ऊर्जा के अंदर क्या करवाएं, निवेश करवाएं। इस क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की अनुमति दी गई है कि 100% क्या कर सकते हो, कोई भी बाहरी देश आए, एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कोई भी बाहर का, जैसे अमेरिका है भारत के अंदर सौर पैनल के अंदर क्या करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट, तो बेझिझक करे 100% तक पूरा का पूरा करो, लेकिन किस में करो, सौर ऊर्जा के अंदर पूरा करो। इसके अलावा 30 जून 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लिए राज्य में सौर और पवन ऊर्जा की बिक्री के लिए इंटरनेट स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम का शुल्क माफ किया गया है। कि 30 जून 2025 तक लागू होने वाली परियोजनाओं के लिए राज्यों में सौर और पवन ऊर्जा की बिक्री के लिए इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम क्या किया गया, शुल्क माफ किया गया। इंटर स्टेट एक दूसरे के अंदर अगर वो भेज रहे हैं तो उनके लिए क्या नहीं लगेगा, शुल्क नहीं लगेगा। अगर तुम खरीद रहे हो तो कब तक, 30 जून 2025 तक। फिर नवीनीय ऊर्जा खपत को बढ़ावा देना, किसको देना, नवीनीकरण ऊर्जा खपत को क्या देना, बढ़ावा देना। नवीनीकरण ऊर्जा खपत कौन सा होता है, जो सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा इनकी खपत को क्या दो, बढ़ावा दो। और जैसे जिनसे प्रदूषण हो रहा है उनको क्या करो, कम करो। विकेंद्रीकरण
मतलब ऊर्जा का क्या करो, विकेंद्रीकरण कर दो। नवीनीकरण ऊर्जा के लिए अलग अलग नवीनीकरण खरीद दायित्व आरपीओ सहित 2029-30 तक आरपीओ की क्या करो, घोषणा करो कि नवीनीकरण की खरीद के दायित्व कौन कौन से, उसके लिए क्या करो, जो दिशा निर्देश जारी करो। कब तक, 2029-30 तक। फिर सौर घटकों का स्वदेशी विनिर्माण, कि जो सौर घटक, जो सौर पैनल के अंदर हम कोई चीज लगाते हैं, सही बैठ जा, सौर पैनल के अंदर क्या लगाते हैं हम, कोई भी घटक लगा रहे हैं, उनके अंदर क्या करो, विनिर्माण करो। कहाँ पे, अपने ऊपर ही। ऐसा नहीं कि जो भी सौर पैनल के लिए जो भी चीज़ लानी वो बाहर से लानी पड़ रही है, सब कहाँ पे करो, यहाँ पे, स्वदेशी घर पर, घर पे। सब देसी घर पे। हाँ, सोलर पार्क की क्या करो, योजना। आजकल सोलर पार्क बना रहे हैं ना, ऐसी योजना बनाओ। उच्च दक्षता वाले सौर फोटोवोल्टिक मॉडल का क्या करो, राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन करो। पीएलआई योजना आदि के जरिए देश की सौर घटकों को विनिर्माण को क्या देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। कि जो क्या करो, इसके अंदर उच्च दक्षता वाले बढ़िया सोलर पैनल ना, उनका क्या करो, निर्माण करो। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, जो सनलाइट का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, जो प्रोड्यूस करे क्या, एनर्जी, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का क्या करें, उत्पादन। ऐसे क्या करो, सोलर पैनलों का क्या करो, निर्माण करो। फिर जो उपभोक्ता है उनको क्या करो, बनाओ, जागरूक बनाओ कि सोलर पैनल का उपयोग करने से देखो हमारे देश के अंदर ऐसा होगा, प्रदूषण भी कम होगा, अपनों को भी फायदा होगा, और बाद में क्या आएगी, खर्च भी क्या आएगा, कम आएगा। ऐसा क्या दो, प्रोत्साहन दो, जागरूक बनाओ। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने मार्च 2024 के ग्रिड कनेक्ट और इन्वर्टर और सौर फोटोवोल्टिक मॉडल में दोनों के लिए मानक और लेबलिंग कार्यक्रम क्या किया है, शुरू किया है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को जानकारी के आधार पर विकल्प चुनने और सौर दक्षता में सुधार में मदद करना चाहिए। कि जो भी अब ये प्रोडक्ट है सौर, उनके ऊपर लेबलिंग करेंगे। लेबलिंग का मतलब इनके ऊपर ये चिपकाएंगे। जैसे कोई भी अपन आते हैं बोतल, कोई भी वो मतलब ऐसे प्रोडक्ट है, उसके अंदर क्या क्या यूज़ किया, उसके क्या करना, लेबलिंग करना, चिपका, ऐसी चीज़ करना। इसके लेबलिंग के अंदर किसका प्रोत्साहन करो, सौर ऊर्जा के बढ़ावा देने की बातें लिखो, ऐसी बात करें। फिर अवसंरचना का क्या करो, निर्माण करो। सौर ऊर्जा के लिए किसका करो, अवसंरचना के लिए बड़े बड़े अवसंरचना। हरित ऊर्जा गलियारा योजना के तहत सरकारी नई ट्रांसमिशन लाइन्स बिछाने और नवीनीकरण ऊर्जा के वितरण एवं ट्रांसमिशन के लिए नए सब स्टेशन का क्या करना, निर्माण करना। क्या करना है, जो भी ट्रांसमिशन क्या करना, बिछाना है। क्या, जैसे सोलर पैनल के लिए बढ़ाने के लिए वो करो, बिछाने के ज़्यादा से ज़्यादा गलियारे ये क्या करो, तैयार करो। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नेतृत्व, इंटरनेशनल रूप से क्या लो, इसके अंदर सहयोग दे रहे हैं वो भी लो, और नेतृत्व भी करो। किसके अंदर, सौर ऊर्जा के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठन, इंटरनेशनल सोलर एजेंसी, जैसे पहलों ने भारत के स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में अग्रणीय बनाया। इन पहलुओं को भारत की ऊर्जा पहुंच में वृद्धि करने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपने सदस्य देशों के बीच ऊर्जा संक्रमण में तेजी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंतर्राष्ट्रीय देशों का क्या लो, इसके अंदर सहयोग लो। अवसंरचना का क्या करो, निर्माण करो। उपभोक्ताओं को क्या करो, जागरूक करो, और नवीनीकरण ऊर्जा खपत को क्या करो, बढ़ाओ। फिर है, इसके अलावा भारत जर्मनी और ऊर्जा साझेदारी के तहत सक्षम कार्य प्रणालियों को शुरुआत करने और रूफटॉप फोटोवोल्टिक प्रणालियों में निवेश सुगम बनाने के साथ साथ बाजार आधारित कारकों का भी क्या करो, विकास। इसके अंदर निवेश को क्या बनाओ, सुगम बनाओ, कि आसानी से क्या कर सके, लोग क्या कर सके, निवेश कर सके। ऐसी कंडीशंस मत रखो जिसके अंदर निवेश करने के अंदर क्या करो, जैसे अब उद्योगों के कारण क्या करते थे, उद्योगों में ऐसी कंडीशन रखते हैं जो लगातार क्या नहीं कर पाते, लोग निवेश नहीं कर पाते, उन कंडीशनों को फुलफिल ही नहीं करते। तो ऐसी कंडीशनों को क्या करना है, हटाना, और अच्छी सुगम क्या करो, कंडीशन रखो, जिससे क्या हो, सौर ऊर्जा को मिले, बढ़ाओ। भारत में सौर ऊर्जा को भावी विकास की राह में बाधा डालने वाले मुद्दे क्या हैं, सौर ऊर्जा के विकास के अंदर मुद्दे क्या हो रहे हैं जो बाधा डाल रहे हैं। भूमि अधिग्रहण, सौर ऊर्जा के पैनल लगाने के लिए भूमि नहीं मिल रही है। क्या नहीं मिल रही है, भूमि। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 है, इसके अनुसार सौर ऊर्जा के लिए परमाणु ऊर्जा की तुलना में 30 गुना अधिक जगह की क्या होती है, 300 गुना अधिक जगह की क्या होती है, आवश्यकता होती है। लेकिन वो जगह के मतलब मिल नहीं पाती, इसके लिए क्या आती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। बड़े सोलर फॉर्म स्थापित करने के लिए बहुत बड़े भूभाग क्या क्या होती है, आवश्यकता होती है। इस वजह से अक्सर खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण हितों के जुड़े मुद्दे ऊपर कर सामने आ जाते हैं कि बड़े ये नहीं बल लगा पाते सौर पैनल, उनमें बोल देते हैं क्या हमें तो खाद्य सुरक्षा क्या हो रही है प्रभावित, यहाँ पे क्या करेंगे, हम तो खेती करेंगे और पर्यावरण हितों के क्या हम तो यहाँ पे नहीं लगाने देंगे, ऐसा कुछ क्या आ जाते हैं, मुद्दे आ जाते हैं। फिर अवसंरचना संबंधी बाधाएं, इसको स्टेब्लिश करने में क्या बाधा है, ग्रिड एकीकरण और ऊर्जा भंडारण में कई तकनीक
कई तरह की तकनीक तथा उच्च लागत जैसी समस्याएं मौजूद हैं। इस वजह से सौर ऊर्जा को बड़े पैमाने पर विस्तार करने में क्या आ रही है? दिक्कत। इसके अवसंरचना में भी क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है। क्या आ रही है कि बड़े बड़े भंडारे लगाने के लिए क्या होते हैं? ग्रिड चाहिए होते हैं, लेकिन ये ग्रिड हम क्या नहीं कर पा रहे? स्टेब्लिश नहीं कर पा रहे, जिसके कारण क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है। फिर पर्यावरण संबंधी चिंताएं। सौर क्षेत्र के लिए आवश्यक खनिजों, विशेष रूप से लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और कुछ दुर्लभ भू खनिजों का क्या है? खनन करना पड़ता है। इससे पर्यावरण को काफी क्षति पहुंचती है। साथ ही इनके खनन हेतु अत्यधिक जल की भी क्या होती है? आवश्यकता होती है। खनन संबंधी गतिविधियों के प्रति टन खनिज के हिसाब से लगभग 15 टन कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? उत्सर्जित होती है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार कि कोबाल्ट, लिथियम और निकेल की क्या होती है? आवश्यकता होती है। किसके अंदर? सोलर पैनल बनाने के अंदर। अब इनकी आवश्यकता होगी तो इनको क्या करना पड़ेगा? इनका खनन पड़ना होता है, जिसके अंदर अत्यधिक क्या होता है? जल कंज्यूम होता है, जल की खपत करनी पड़ती है। और क्या होता है? 15 टन अगर लगा रहे हैं तो उसके अंदर 15 कोई भी क्या है? अगर खनन संबंधी ये निकालते हैं तो 15 टन क्या निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। इतनी कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकल रही है इनको ये उत्पादन करने के लिए? कोई भी सोलर पैनल लगाना है उसके लिए कोबाल्ट, निकेल, इनकी क्या हो रही है? आवश्यकता। अब इनके खनन के लिए जल की भी क्या होती है? ज़्यादा आवश्यकता। लेकिन ये जल की खनन की कोई बात नहीं, लेकिन जब इनको निकालते हैं तो कितना? 15 टन कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? उत्सर्जित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है? प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? हीट को क्या करती है? तो क्या करती है? तो ये भी क्या है? एक प्रॉब्लम है। चलो फिर नीतिगत एवं विनियामक बाधाएं। अब इसके अंदर कुछ पॉलिसी के दर पर भी क्या है? दिक्कत है कि ऐसी नीति नहीं हो पा रही और विनियामक भी नहीं कर पा रहे। जटिल विनियामक फ्रेमवर्क के और राज्यों के असंगत नीति और ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं के बेहतर तरीके से लागू करने में क्या हो रही है? उत्पन्न कि लोगों से भी क्या एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर क्या है? डिस्ट्रीब्यूट है, जिसके कारण भी हम इसको क्या नहीं कर पा रहे? तो ऐसी पॉलिसी नहीं बना पा रहे जिस दोनों राज्यों के अंदर लागू हो। यह भी क्या हो रही है? एक प्रॉब्लम हो रही है। फिर घरेलू स्तर पर विनिर्माण संबंधी चुनौतियाँ। अनुसंधान एवं विकास की कमी, आधुनिक उत्पादन सुविधाओं में विनिर्माण संबंधी अवसंरचनाओं का अभाव भारत में सोलर पैनल उपकरणों में इन्वर्टर के विकास को क्या करता है? प्रभावित। इसके कारण भारत की आयात पर निर्भरता क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। कि घरेलू स्तर पर भी क्या कर रहे हैं? विनिर्माण संबंधी अपनों को क्या आ रही है? चुनौतियाँ। क्या काट दें? परियोजनाओं के अनुमोदन। क्या है? परियोजनाओं का क्या करना? अनुमोदन है। और भूमि के अधिग्रहण में अक्सर देरी होती है। परियोजनाओं का जब भूमि अधिग्रहण में क्या हो रही है कि मतलब सौर पैनल के लगाने के लिए जमीन चाहिए लेकिन कोई दे ही नहीं रहा, तो उसमें क्या हो रही है? देरी हो रही है। अन्य समस्याएं, शुरुआती निवेश अधिक होना। शुरुआत के अंदर सोलर पैनल लगाने के लिए सबसे पहले ज़्यादा क्या होता है? निवेश होता है, लेकिन उसके कारण हम क्या नहीं लगा पाते? सोलर पैनल नहीं। प्रत्येक 2 दशक में सौर पैनल में बदलने की आवश्यकता के कारण अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या है कि 20 साल बाद के अंदर क्या करना? सोलर पैनल को क्या होना है? बदलना पड़ता है, जिसके कारण जो अपशिष्ट जो सोलर पैनल अब उनको कहाँ पे फेंके? उनके अपशिष्ट पदार्थ भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है हमें? एक तो भूमि अधिग्रहण के अंदर कि हमें ज़मीन नहीं मिल पा रही, एक अवसंरचना से संबंधित कि बिछा नहीं पा रहे, बड़े ग्रिड सिस्टम चाहिए होते हैं। फिर घरेलू स्तर पर भी हमें इसको क्या दिक्कत आ रही है। और ऐसी नीति जो 2 राज्यों के अंदर लगाना, ऐसी पॉलिसी का भी हम क्या नहीं कर पा रहे? निर्माण नहीं कर पा रहे। और अन्य समस्या जैसे 2 अपशिष्ट पदार्थ, जैसे अब क्या है? खनन करने कोबाल्ट, निकेल की इनकी आवश्यकता होती है। उनको निकालने के लिए जल भी ज़्यादा चाहिए, जल ज़्यादा चाहिए। तो ऐसे मान लो कि इनको निकालने के लिए कितना टन हो? 15 टन कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या बढ़ाता है? तापमान को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है? क्लाइमेट चेंज। अब ये हो रही है, ये प्रॉब्लम भी हो रही है। तो ऐसा है, इसके कारण थोड़ी सी क्या रही दिक्कत है। अब इसमें आगे की राह, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? आगे की राह, ग्रिड का आधुनिकीकरण करो। क्या करो? स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी में निवेश करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीयकृत माइक्रो ग्रिड विकसित करने का पर क्या देना? बल देना। ऐसा नहीं है। अब क्या रहे? एक समस्या थी हमारे पास कि ग्रिड की क्या रही है? प्रॉब्लम। तो माइक्रो ग्रिड बनाओ, छोटे छोटे क्या बनाओ? ग्रिड, जहाँ पे बड़ा मत बनाओ। जो क्या ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ के लिए एक ग्रिड बना दो। ऐसा नहीं उस ग्रिड को तुम वो जो चला रहा है उससे जोड़ने की आवश्यकता हो। ऐसे माइक्रो क्या करो? ग्रिड। इस आधुनिक टेक्नोलॉजी के अंदर क्या करो? निवेश करो। किसके अंदर? ग्रिड वाले के अंदर। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का क्या करो?
प्रयोग करूँ। ग्रिड मतलब ग्रिड के अंदर जो मतलब ऐसा था ना, वो स्टोर होती है क्या, सौर ऊर्जा, पावर हाउस है ना वैसा, उसके लिए ऐसे ग्रिड हाउस बड़ों की आवश्यकता होती है। लेकिन तुम ऐसे करो, छोटा ही बना लो। पावर हाउस में ग्रेडिंग और भूमि उपयोग दक्षता में वृद्धि करना, भूमि उपयोग दक्षता में वृद्धि करना, इसके लिए एग्री वोल्टिक्स खेती के साथ सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए। जलाशयों, सिंचाई, नहरों और जल निकायों को फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाने चाहिए। इससे भूमि उपयोग से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने में क्या मिले, मदद मिले। क्या मिले, मदद। अब भूमि के अंदर भी क्या करना, कृषि दक्षता भी बनी रहे और सोलर पैनल का भी क्या हो जाए, ये हो जाए। जब भूमि क्या करनी हो, जैसे आ गई सर्दी आ गई, अब वहाँ पे क्या नहीं आ रही सौर ऊर्जा, तो वो फ्लोटिंग वाला कर दो, उनको क्या कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे सिस्टम हो जाए, वहाँ से हट जाए और वहाँ पे क्या हो जाए, खेती हो जाए। जब वहाँ पे सौर ऊर्जा आ रही है तो मतलब वहाँ पे मतलब अब क्या करना है, इसे नीचे अगर कोई खेती करनी है थोड़े से साइड के अंदर, तो उसको क्या कर दो, हटा दो, और बाद के अंदर उसको वो कर दो, फिर वापस क्या कर दो, ऐसे लगा दो। ऐसे नीचे एक बार इस्टेब्लिश हो गए, नीचे उसके नीचे हो ही नहीं रहा। अब जहाँ पे अब सर्दी आ रही है, सर्दी के अंदर क्या नहीं हो गया, उत्पादन नहीं होगा, तो वहाँ पे कुछ कर लो, एक मतलब दोनों को फ्रेंडली बना लो। जब एकदम ज़्यादा आ रही है, क्या आ रही है, सौर ऊर्जा आ रही है, तो उत्पादन कर लो, सौर ऊर्जा नहीं आ रही है तो वहाँ पे खेती कर लो। ऐसे क्या, इको फ्रेंडली बना लो दोनों को। हाँ, जैसे आजकल बेड आते हैं ना, कि जब यूज में लेना हो तो सोफा को क्या बना देते हैं, बेड बना देते हैं। जब रात में अब सोने की आवश्यकता होती है तब तो बेड, सोफा को क्या बना लेते हैं, बेड बना। लेकिन बाद के अंदर अब दिन के अंदर उसमें बेड की जरूरत नहीं होती, तो उसको भी क्या बना देते हैं, बेड बना, सोफा बना देते हैं। ऐसा कर लो, ऐसा ही कर देंगे। और नीतियों में क्या कर लो, सरलीकरण करो। पॉलिसी के आधार पर दिक्कत आती है तो वहाँ पे सरलीकरण, राज्य और केंद्र सरकारी नीतियों में सामंजस्य बैठाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इससे परियोजनाओं में अनुमोदन और निवेश को प्रोत्साहित करने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। अब क्या आ रही है, एक प्रॉब्लम आ रही है कि नीति नहीं बना पा रही, तो केंद्र सरकार क्या करे, राज्य सरकारों के अंदर क्या बैठाए, सामंजस्य बैठाए, तालमेल बैठाए। कौन बैठाए, केंद्र सरकार, किन के अंदर, राज्य के नीतियों। हाँ, तो ये अब क्या है, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इंडिया। अब क्या करें, तकनीकी क्या करें, नवाचार करें। सौर ऊर्जा को उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सोलर पैनल की क्षमता, बैटरियों का ऊर्जा भंडारण, हाइब्रिड सिस्टम, इनमें प्रगति और नवाचार पर क्या दे, ध्यान दे। जो भी क्या है, सौर ऊर्जा के अंदर क्या करो, नवाचार करो। सोलर पैनल की क्या करो, जो सोलर पैनल की दक्षता बढ़ाओ। अगर अभी वो थोड़े कम सौर ऊर्जा को क्या अब्जॉर्व कर पा रहा है, तो ऐसी दक्षता बढ़ाओ और ज़्यादा करे। उसमें क्या करो, बैटरियों का ऊर्जा, बैटरी के अंदर कोई 20 गीगावाट इस्टेब्लिश हो, तो अब ऐसे बनाओ जो 30-40 गीगावाट को क्या कर ले, स्टोर कर ले। ऐसा क्या बनाओ, नवाचार करो इसके अंदर। सौर प्रणालियों में कृत्रिम बुद्धि, एआई और इंटरनेट ऑफ थिंकिंग, IoT का एकीकरण और सौर ऊर्जा उत्पादन खपत के अनुकूलन कर सकता है। कि एआई का क्या करो, इसके अंदर प्रयोग करो। जब जैसे एआई का प्रयोग करिए हमारे ऊपर, जैसे ऐसे करो, क्या तो तुम टाइमर सेट कर दो। जैसे रोड के अंदर अपने घर पे लगी हुई है क्या, लाइट, वो जब मतलब लगाई थी ना एक बार सरकार ने, 6 बजे होते हैं तो क्या हो जाती है, वो चालू हो जाती, बंद हो जाती हैं सुबह 6 बजे, और शाम को 6-7 बजे क्या हो जाती हैं, स्टार्ट हो जाती हैं। जब आवश्यकता हो तो क्या हो जाए, चालू हो जाए, जब आवश्यकता न हो तो बंद हो जाए। ऐसा एआई का इनका क्या कर लो, इनके अंदर प्रयोग कर लो, जिससे क्या होगा, कम चीज़ें क्या होंगी, जो ऊर्जा का जो खपत होगी, जो अब सुबह हमें ऊर्जा की आवश्यकता, लाइट की आवश्यकता थोड़ी होती है, लेकिन ऐसा उनके अंदर सिस्टम लगा दो जो 6-7 बजे तो चल जाए, 6-7 बजे बंद हो जाए, ऐसा ऑन ऑफ वाला। जो मतलब इनका क्या करो, एआई का क्या करो, प्रयोग करो। सक्रिय अर्थव्यवस्था आधारित क्या बनाओ, दृष्टिकोण। क्रिटिकल मिनरल्स को पुनर्प्राप्त करने के लिए नए खनिज निष्कर्षण की आवश्यकताओं को कम करने हेतु सोलर पैनल की बैटरियों के लिए एक मजबूत रिसाइकलिंग इकोसिस्टम स्थापित किया जाना चाहिए। अब क्या बोल रहे हैं, क्या हो गया, खराब हो गई क्या है? अब क्या करना है, जैसे ऐसा सिस्टम बनाओ, जैसे 20 साल बाद में क्या करना, 2 से 10 के बाद में क्या करना होता है, इनको सोलर पैनल को वापस लगाने होते हैं, इनको हटाना होता है। ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करो जैसे 2 साल बाद में ये खराब हो तो इनसे ही क्या बना लो, एक नया सोलर पैनल लगाओ, इनको वेस्ट नहीं हो। ऐसा क्या करो, सिस्टम डेवलपमेंट करो। तो ये बात बोल रहे हैं इसके अंदर। फिर घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, घरेलू मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम के माध्यम से सोलर सेल
मॉड्यूल एवं ऊर्जा भंडारण संसाधनों के लिए स्थानीय स्तर पर उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसमें सौर ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि को मदद मदद मिलेगी। कि क्या करो, भारत मेक इन इंडिया जैसे क्या चलाओ, प्रोग्राम चलाओ, उस भारत के अंदर सोलर पैनल का क्या करो, विकास करो, जिसके अंदर बाहर से मंगाने के अंदर हमें आयात करने के लिए पैसे ज़्यादा नहीं देने पड़े। भारत के अंदर कोई बनाएगा, कोई भाई बनाएगा तो उसको क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, उसकी भी आजीविका चलेगी, अपन को काम हो रहा है, अपन को नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों से। तो ये तो आगे की राह क्या हो सकती है, एक तो ग्रिड का क्या कर दो, आधुनिकीकरण, एकदम बढ़िया तरीके ग्रिड बना दो। भूमि की दक्षता में क्या करना, वृद्धि करना, ऐसा सिस्टम बनाओ जिसके अंदर मतलब वो भी हो जाए। नीतियों में क्या करो, केंद्र सरकारों में वो करे। फिर निवेश में को क्या करो, प्रोत्साहन करो। तकनीकी का क्या करो, नवाचार करो। सौर प्रणालियों में AI का क्या करो, उपयोग करो। चक्रीय अर्थव्यवस्था पर आधारित क्या रखो, दृष्टिकोण। घरेलू निर्माण को क्या दो, मेक इन इंडिया जैसे क्या करो, उनको बढ़ावा दो। ये हो गई आज सौर एनर्जी पूरी, समझ में आया। बहुत ही अच्छा क्या है टॉपिक है। अरे एक बार मैं इसको वैसे रिवीजन करा देता हूँ शुरू से ना। अभी क्या रहता हूँ, अभी जो सौर ऊर्जा है वो सुर्खियों में क्यों है, सौर ऊर्जा सुर्खियों में ऐसे है कि 100.33% हमने क्या कर लिया है, अचीव कर लिया है। और 84% हमने क्या कर लिया है, अभी निर्माणाधीन क्या योजनाएं चल रही है। 47% से संबंधित योजनाएं बना रहे। लगभग 296 गीगावाट से संबंधित चीजें हमने क्या कर लिए, लगभग अचीव करने के क्या में मूड में है। 100% से ज्यादा कर लिया, इसलिए क्या है सुर्खियों में है। अगर अब क्या करना है अपन को, अगर भारत की बंजर भूमि कितनी परसेंट, 3% पे क्या कर लें हम सोलर पैनल लगा दें, तो 748 गीगावाट हम क्या कर लेंगे, सौर ऊर्जा का क्या कर लेंगे, उत्पादन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सौर ऊर्जा। अब इतनी बड़ी लेवल पे हम सौर ऊर्जा का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो हमने स्कोप 26 के अंदर एक टारगेट डिसाइड कर रखा है पंचामृत का। उसके अंदर हमें 50% क्या करना है, सौर ऊर्जा का क्या करना है, नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों से क्या उत्पादन करना है, किसका, ऊर्जा का। वो भी हमारा क्या हो जाएगा, फुल फिल हो जाएगा। और हमने 2030 तक एक टारगेट और डिसाइड कर रखा है, किसके अंदर, पेरिस सम्मेलन के अंदर। किसके अंदर, पेरिस सम्मेलन। हाँ 500 गीगावाट तो वो है क्या उत्पादन करना है। 50% हमने नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों का क्या करना है, उपयोग करके ऊर्जा का क्या करना है, उत्पादन करना है ऐसे। और 230 क्या 2030 तक क्या करना है अपन को, 50% क्या करना है, नवीन ऊर्जा संसाधनों से क्या करना है, ऊर्जा का उत्पादन करना है। ये बात कहाँ पे लिखी हुई है, पेरिस सम्मेलन के अंदर। और यही बात एक बार 2000 जो COP 26 है उसके अंदर भी लिखी हुई है। और 500 गीगावाट तक क्या करना है, सौर ऊर्जा का क्या करना है अपन को, मतलब जो सौर ऊर्जा का नहीं, नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों से क्या करना है, ऊर्जा प्राप्त करनी है। ये क्या हो गई, इसकी जरूरत होगी अपने क्या पे। एक तो पेरिस सम्मेलन में भी काम आ जाएगा, COP 26 के अंदर भी काम आ जाएगा, भारत की ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा संसाधनों के अंदर, जिससे क्या होगा, प्रदूषण कम होगा। प्रदूषण कम होगा तो पर्यावरण अनुकूल हमारे पास क्या होगी, ऊर्जा होगी। नवीनीकरण ऊर्जा को हम क्या देंगे, बढ़ावा देंगे। अब इसके अंदर हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, नीति के आधार पर क्या आ रही है प्रॉब्लम। तो नीति के आधार पर प्रॉब्लम आ गई, बड़े ग्रिड स्थापित नहीं कर पा रहे हम, क्या है, बैटरी के अंदर स्टोरेज क्षमता कम है। और भूमि अधिग्रहण के अंदर क्या आ रही है, हमें प्रॉब्लम आ रही है। और ये सारी चीज़ों को अब हम क्या करें, इनको क्या करने, दूर करने का कार्य करें। अब आगे की राह क्या हो सकती है कि भूमि अधिग्रहण के क्या करें, सरल नियम बनाए, जिससे क्या मिले, वो 100% FDI को क्या दें, बढ़ावा दें। और नीतियों को क्या करें, सरली कर दें। और क्या कर दें, राज्यों के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूट है उसको केंद्र सरकार क्या करे, वो करे। नई टेक्नोलॉजी का क्या करें हम, जैसे AI का हम क्या करें, प्रयोग करें। और नए बड़े ग्रिडों का क्या करें, बड़े ग्रिड नहीं बन रहे तो माइक्रो ग्रिड क्या बनाए, जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर ही क्या बनाए, काम आ जाए ग्रामीण क्षेत्र की ऊर्जा के लिए। AI का प्रयोग करके अच्छी तरीके से करें। और भूमि की दक्षता का क्या करें, प्रयोग करें। जब ऐसे करें, जरूरत हो तब तो क्या कर लें, उपयोग वो कर लें, फिर बाद में वो, ठीक है। योग्य समझ में आया, बहुत ही अच्छा टॉपिक। अब मतलब इससे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब आगे मतलब यही है, दिमाग धीरे धीरे क्या हो जाए, आगे की राय बताइए दोबारा। अच्छा, नीतियों का क्या कर ले हम, सरलीकरण कर ले। भूमि अधिग्रहण के लोग क्या कर ले, थोड़े कम ले। पर्यावरण के अंदर जो मुद्दे आ जाते हैं कि पर्यावरण के क्या, जैसे
बेसाल्ट और निकिल आपको उत्पादन करने के अंदर क्या करना पड़ता है, हमें ज्यादा ज्यादा खनन पानी की करना पड़ता है, आवश्यकता। जिससे ज्यादा पानी जल की की आवश्यकता होती है। ज्यादा जल की आवश्यकता होती है जिससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 15 टन निकलती है। तो उसमें भी थोड़ा पर्यावरण, अब सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है तो थोड़ी बहुत तो हम उनको क्या करना पड़ेगा, ये एक चीजें करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए हम क्या कर ले, पर्यावरण के नियमों में भी क्या कर ले, सरलता कर ले। छोटे ग्रिड सिस्टमों का क्या कर ले, बनाए, माइक्रो ग्रिड का क्या करें, स्टेब्लिश कर ले, और एआई का क्या करें, उपयोग करें। ये सारे क्या हो गए, वे फॉरवर्ड हो गए बैटरी आगे की वो के। बचत हो। और बैटरी का क्या, Absorb करें। बैटरी अब्जॉर्ब करने की क्षमता क्या को उनको बढ़ा दें। समझ में आया, ये ऐसे बहुत काम किए। अब एक क्या पढ़ रहे थे अपन, दूसरा बता रहा था मैं, हाँ स्कूलों के अंदर वो रैगिंग के मामले, कॉलेज के अंदर वो बताते हैं सबसे ज़्यादा चर्चा के अंदर होते हैं आजकल। भारत में रैगिंग के मामले, इंडिया के अंदर रैगिंग के मामले क्या, रैगिंग कौन से नीति शास्त्र में, एथिक्स में जा, और तीसरा नंबर का क्या पॉइंट है उसके अंदर देख ले। हिंदी वालों के लिए 146 पे है। आपको थोड़ा सा ये एथिक्स का, किसका, एथिक्स का नीति शास्त्र है। भारत में रैगिंग के मामले, रैगिंग क्या होती है, रैगिंग तो ना अरे जो बड़े रैगिंग ही को ना, कॉलेज आगे मायने अब जी हाँ, अगर तू कॉलेज के अंदर जाती तो अब तू परमानेंट जाती है, अगर तेरी कॉलेज के अंदर क्या होती है, रैगिंग होती है, तो तेरे से जो सीनियर है, जो मतलब सेकेंड ईयर वाले हैं, जो सेकेंड ईयर वाले हैं ना, तू कॉलेज के अंदर गई, अब वो अपनी मर्जी के अनुसार तेरे से कुछ भी करवाते। तू कॉलेज के अंदर गई, जाते ही तेरे को बोले सीनियर कि डांस कर, तो तेरे को डांस करना पड़ेगा। कुछ भी मतलब करवा रहे हैं जो आपकी अपनी इच्छा के अनुसार मजे लेने के लिए, ये क्या होती है, रैगिंग होती है। तू जैसे ही गई और जो सीनियर तेरे मिले, तेरे को मतलब बैठा लिया वहाँ पे बोल के गाना गा, ऐसे, ये क्या होती है, रैगिंग। कौन करते हैं, जब स्कूलों के अंदर बड़े, ये देखो अब क्या है, समझ आ गया रैगिंग क्या होती है भाई। उनको तू ये नहीं बोल सकती मेरे को आता है लेकिन तू करे। हाँ ऐसा है, हाँ वो फिर बाद के अंदर बदतमीजी करता है अगर तुम ऐसा कुछ करे तो। परिचय, हाल ही में केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को रैगिंग की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए रैगिंग विरोधी कानूनों को सही ढंग से लागू करने के लिए नियम बनाने हेतु एक कार्य समूह गठित करने का क्या दिया, निर्देश दिया। किसके, केरल हाई कोर्ट ने। आजकल क्या हो रहे हैं, रैगिंग के मामले बढ़ रहे हैं। जो कॉलेज के अंदर बच्चे जाते हैं उनके साथ क्या होती है, रैगिंग होती है। सीनियर क्या करते हैं, बदतमीजी करते हैं, किन के साथ, जूनियर्स के साथ। अब कोई भी जाते हैं उनको मतलब जाते ही कोई उनसे कपड़े निकलवा लिए पूरे, क्या बोले कि अब क्या करो, नाचो, अब क्या करो, कोई गाना गाओ, ऐसी कैसे हरकतें करना, क्या होता है, रैगिंग। रैगिंग क्या है, आमतौर पर रैगिंग कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में होती है, जिसमें सीनियर छात्र और कभी कभी बाहरी लोग भी नए या जूनियर छात्रों को शारीरिक, मानसिक या यौन रूप से क्या करते हैं, परेशान करते हैं। एक तो क्या शारीरिक रूप से भी क्या करते हैं, मतलब देख उनसे चोट हाथापाई कर लेना, मानसिक रूप से या उनको मानसिक क्या देते हैं, तनाव देते हैं, ऐसे गाली गलौज करना, जिससे बच्चे क्या हो जाए, डिप्रेशन के अंदर आ जाए, या यौन संबंधी परेशान करते हैं। ऐसे किसी बड़े जो मतलब वहाँ पे ग्राउंड है उसके अंदर कपड़े निकलवा देना उनके जूनियर्स के, और ये सारी क्या कहते हैं, प्रॉब्लम। तो क्या करते हैं, मानसिक और शारीरिक और यौन रूप से क्या करते हैं, परेशान करते हैं। कौन, सीनियर्स, किसको, जूनियर्स को। और कभी कभी तो इसके अंदर जो बाहरी लोग भी हो जाते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। रैगिंग न तो नए स्टूडेंट के लिए परिचय का साधन है और नई उन्हें परिचित कराने का तरीका है, बल्कि ये एक मानसिक विकार और विकृति व्यक्तित्व का प्रतीक है। साथ ही एक समाज में मौजूद गहरी जड़ें जमा चुके हैं शक्ति संरचनाओं फिर से स्थापित कर सकती हैं। अब एक है R.K. राघवन, इसने बताया कि रैगिंग का इस्तेमाल कैसे करते हैं। वो जब रैगिंग कर रहे होते सीनियर, इसको वो बोल देते हैं, जब भी रैगिंग करते हैं ना तब उनसे बाहर पूछे, प्रिंसिपल पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, तब वो क्या बोलते हैं कि हम तो इनका परिचय ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, परिचय ले रहे हैं। तो ये कोई परिचय करने का कोई तरीका नहीं है, और ना ही इसको क्या देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। इन शक्तियों का क्या हो रहा है,
दुरुपयोग हो रहा है। ये कोई तरीका नहीं है कोई किसी का परिचय जानने का कि तुम ऐसे उससे क्या करो, परिचय जानो। ये क्या नहीं है, तरीका नहीं है किसका, परिचय जानो। वो ये ओपिनियन देते हैं, अगर वो रैगिंग कर रहे हैं, अब कोई आ गया तो पूछे ये तुम क्या कर रहे हो, वो बोल रहे हैं कि हम तो इनसे क्या करें, परिचय, इनका नाम और ये पूछ रहे हैं। तो ये कोई तरीका नहीं है तो नाम पूछने का और उनको क्या है कि किसी को जानने का। वो तो मतलब कॉलेज वालों के ये तो ये समझ, ये क्या होना नहीं चाहिए, रैगिंग के मामले नहीं होने चाहिए। बच्चे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, मानसिक और शारीरिक और यौन संबंधी क्या पड़ते हैं, विकृति पैदा करते हैं ये रैगिंग के मामले। विभिन्न हितधारकों पर रैगिंग के प्रभाव, जैसे पीड़ितों जूनियर्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का क्या होता है, क्षरण होता है, अपमानजनक और अमेहमानीय स्वभाव के कारण। अब आत्मसम्मान को क्या पहुंचती है, ठेस पहुंचती है। अब कहीं पे गया कोई व्यक्ति गया और बाद में उसके सीनियर्स ने जूनियर्स के क्या निकलवा दिए, कपड़े निकलवा दिए, अब उसके आत्मसम्मान को क्या पहुंची, ठेस पहुंची। तो इससे क्या होता है, आत्मसम्मान क्या होता है और आत्मविश्वास का क्या होता है, क्षरण होता है, वो गिर जाता है। अब कोई व्यक्ति बाद के अंदर पूरी साल वहाँ पे कैसे सर्वाइव कर पाएगा, पहले दिन किसी व्यक्ति को आपने नग्न अवस्था के अंदर कर दिया, अब वो पूरी साल क्या होगा, शर्माता रहेगा, आत्मसम्मान से क्या मतलब उसके गिल्ट की फील करता रहेगा कि यार मेरे साथ क्या हो गया। तो ऐसा क्या है, उसके ऊपर क्या मानसिक प्रेशर डाल दिया, क्या डाल दिया, मानसिक प्रेशर। ऐसे बहुत घातक परिणाम होते हैं इसके। फिर है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। कुछ छात्राओं को एंजाइटी होने लगती है, अवसाद के लक्षण विकसित हो जाए जिनमें फ्लैशबैक, पूरे सपने आना और भावनात्मक तनाव मिलते हैं। कभी कभी किसी व्यक्ति के साथ क्या कर दी, रैगिंग कर दी। अब रैगिंग करने के बाद में क्या होता है, उस बच्चे को एंजाइटी होने लगती है, उल्टियाँ आने लगती हैं, उसका शरीर कंपन करने लगता है, दूझने लगता है और बाद में बुरे बुरे क्या आते हैं, सपने आते हैं। ये सारे किसके कारण हो रहे हैं, रैगिंग के कारण। अरे बच्चा पढ़ने गया है कि वहाँ पर रैगिंग करवाने गया है, तो इनसे क्या हो रहे हैं, कितनी कोई बच्चे को एंजाइटी हो रही है, किसी को बुरे सपने आ रहे हैं, कोई किसी के आत्मसम्मान पे क्या ठेस पहुंची है, किसी का आत्मविश्वास गिर गया है, ये सारी चीज़ें। और शैक्षणिक प्रदर्शन में भी गिरावट, ये ध्यान में कमी आती है, अनुपस्थिति आदि कर। अब क्या है, शैक्षणिक प्रदर्शन में भी गिरा। अब स्कूल के अंदर अब वो कॉलेज से जाने में क्या करेगा, डरेगा, छुट्टियाँ करेगा ज़्यादा। क्यों नहीं जा रहा कॉलेज के अंदर, कॉलेज में जाएगा उसको पता है हमारे साथ क्या करेंगे, रैगिंग करेंगे, तो वो क्या स्कूल में क्या जाता है, कमी है, शैक्षणिक संस्थानों में क्या जाता है, कम। अब उसके प्रदर्शन में भी कमी आ रही है। इंटेलिजेंट था लेकिन डफोड़ बन के रह गया, कॉलेज जा ही नहीं पा रहा, पढ़ ही नहीं पा रहा, तो उसके ऊपर क्या पड़ रहे हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। किसके कारण नहीं जा पा रहा, रैगिंग के कारण। अब संस्थान पे क्या प्रभाव पड़ता है इसका। अब जैसे कोई बच्चा है, ये तो बच्चे के ऊपर पड़ा, परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है इनका, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक संकट। परिवार भावनात्मक संकट का अनुभव करते हुए असहाय, दोषी या क्रोधित महसूस करता है। परिवार वाले क्या करते हैं कि यार बच्चे को कहाँ पे भेज दिया, उसके साथ भावनात्मक जो परिवार का लगाव है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कि वो सोचता है कि मेरे को पता ना कहाँ पे भेज दिया पढ़ने के चक्कर में, ये रिसर्च क्या पता नहीं यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो बाद में क्या होता है, भावनात्मक कमी होती है। फिर वित्तीय बोझ, काउंसलिंग और या चिकित्सीय उपचार के लिए अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ता है। अब काउंसलिंग और उपचार के लिए अब ऐसे हो गए, मानसिक विकृतियाँ पैदा हो गई उस बच्चे के, अब उसको डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, ये अगर रैगिंग नहीं होती तो वो मानसिक रूप से स्टेबल रहता, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ता। अब क्या अलग से पैसे और भेजने पड़ रहे, बच्चे का न तो पढ़ पा रहा है न और अलग से पैसे और लग रहे। संस्थानों के प्रति विश्वास में गिरावट, बच्चे की सुरक्षा, उनके भविष्य को लेकर चिंता। परिवार वाले सोचते हैं इस कॉलेज में तो नहीं भेजूंगा, अब उस संस्थान के प्रति क्या होगी, अविश्वास हो गया। क्या हो गया, अविश्वास हो गया कि मतलब अरे बच्चे की चिंता विश्वास, किसी व्यक्ति को कुछ भी कर दे वो तो कोई, अब आप सिर्फ वो थप्पड़ भी दे करते हैं, शारीरिक नुकसान भी पहुंचाते हैं। कोई भी आया सीनियर बोला इसके जूनियर, दो को खड़ा कर दिया जैसे हम करते हैं, दो जूनियर को खड़ा करें, अब बोलेंगे आप सर के अंदर थप्पड़ दो, तू इसके दे, जितनी दूर से वो पाता उतनी दूर से दो। ये क्या है, सुरक्षा का क्या अभाव है। अब जिस स्कूल में जब वो विद्यालय में पढ़ रहा है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रतिष्ठा में हानि। कोई भी क्या संस्थान है, अगर उसमें ऐसे मामले होते हैं तो संस्थान की प्रतिष्ठा के अंदर क्या होगा, हानि होगी। उसमें सब गैर से बता देंगे लोग चलते चलते, इसमें मत जाना यार, रैगिंग रही होती है, इसका ना तो मैनेजमेंट ढंग का है ना और कुछ। तो प्रतिष्ठा में क्या होती है, हानि। इस संस्थानों में नकारात्मक छवि बनती है जिससे फंडिंग और छात्रों के नामांकन पर क्या पड़ता है, असर पड़ता है। छात्र आएंगे नहीं, बाहर से अपन जाएंगे, स्प्रिंग बोर्ड में कोई आया अगर ऐसी चीज़ें हो तो बाहर से बता देंगे बच्चे कि इसमें मत जाना, इसके अंदर तो ये होता है, तो हम क्यों जाएंगे।
उसकी प्रतिष्ठा में भी क्या ही गिरावट। और उसके अंदर नामांकन भी नहीं हो रहे, हम एडमिशन भी नहीं ले रहे। नैतिक मूल्यों का क्या होता है? शरण। अगर ऐसे करेंगे तो एथिकल वैल्यू क्या हो रहे? गिर रहे। किसी को नग्न अवस्था के अंदर कर देना, किसी के कपड़े उतरा देना, किसी को थप्पड़ लगवा देना, ये एथिकल वैल्यू है क्या? उनमें भी क्या आता है? शरण। फिर प्रशासनिक चुनौतियों का, इससे चलते मुकदमे, अनुशासनात्मक कार्रवाई और बेन्याय जांच। अब इनसे क्या होता है? ये करते हैं तो फिर बाद के अंदर प्रशासनिक क्या होती है? कार्रवाई। ये भी ज़्यादा बढ़ते हैं। ये अच्छी बात तो है नहीं किसी इंस्टीट्यूट के लिए। बच्चे वहाँ पे क्या आते हैं? पढ़ने के लिए। उसकी रैगिंग के कारण उनके मानसिक रूप से क्या पड़ रहे हैं? विकृति पड़ रहे हैं, अति बोझ मतलब पड़ रहा है उन पर, वित्तीय ज़्यादा देना पड़ रहा है, परिवार वालों को भी नुकसान हो रहा है, बच्चों को भी नुकसान हो रहा है, संस्थान को भी नुकसान हो रहा है। रैगिंग करने वालों पर क्या प्रभाव पड़ता है? कैरियर में बाधा। करियर। हाँ, करियर के अंदर क्या हो रही है? बाधा। संस्थानों में निष्कासन, दुराचार का क्या हो रहा है? रिकॉर्ड। भविष्य में रोजगार और प्रतिष्ठा को प्रभावित क्या करता है? अब करियर ही क्या हो गया? बाधा हो गया। उसके अंदर बाधा उत्पन्न हो गया। अब ऐसे कुछ तुम रैगिंग कर रहे हो, पढ़े उड़ नहीं रहे हो, तो बाद के अंदर क्या होगा? जॉब लग पाओगे क्या? नहीं। आए क्यों थे विद्यालय के अंदर? जॉब लगने के लिए। लेकिन अब क्या वहाँ पे वो चीज़ें होगी। साथियों के बीच नैतिकता और विश्वसनीयता का क्या? शरण। अब साथ के अंदर नैतिकता का भी नहीं करे और विश्वास भी नहीं हो पाएगा कि मैं इसके साथ चला जाऊँ या नहीं जाऊँ, पता नहीं कब कोई रैगिंग कर दे। इसके कारण क्या होगा? विश्वास का भी क्या होगा? ऐसा। सदाचार और नैतिकता का क्या होगा? पतन। दुराचार करने की आदत और सहानुभूति का शरण होगा। किसी के प्रति होती है ना सहानुभूति कि यार इसके साथ गलत हो रहा है तो हम साथ खड़े हो जाते हैं इसके कि हाँ यार गलत हो रहा है। लेकिन ऐसे रैगिंग करेंगे तो एक दूसरे के साथ खड़ने की भावना को क्या होगा? ठेस पहुंचेगा। सहानुभूति को क्या पहुंचेगा? ठेस। रैगिंग के उन्मूलन से मौजूद चुनौतियां। उन्मूलन क्या होता है? खत्म। हाँ, गहरी जड़ें जमा चुके हैं रैगिंग और सांस्कृतिक और पारंपरिक क्या के लिए स्वीकृति। अब इसको प्रॉब्लम क्या आ रही है रोकने के अंदर? क्योंकि गहरी क्या हो गई? जड़ हो गई। अब उनको तो ऐसे लगता है रैगिंग तो होती है, जड़ जमा चुकी है तो, और ये तो परंपरा सी बन गई। रैगिंग नहीं कर रहा इसका मतलब तो मज़ा ही नहीं आ रहा। कॉलेज तो स्टार्ट ही नहीं है अभी। रैगिंग तो उस दिन से स्टार्ट होगी जिस मतलब कॉलेज तो स्टार्ट जब से माना जाएगा जब बच्चों के साथ क्या होगी? रैगिंग। ऐसा क्या हो गया? विश्वास पैदा हो गया। ऐसी क्या हो गई? परंपराएं बन गई। ये अच्छी बातें हैं क्या? अब इसलिए समाप्त होने में क्या हो रही है? दिक्कत। अब जब नए वो पुराने बच्चों को लगता है कि रैगिंग नहीं करेंगे, वो सोचते हैं हमारी रैगिंग हुई हम भी करेंगे। अगर ये नहीं करेंगे तब तक तो क्या एक परंपरा जैसे किसी परंपरा का क्या कर रहे हो हम? उल्लंघन कर रहे हो, ऐसा लगता है। रैगिंग के एक परंपरा या रिवाज के रूप में माना जाना जो नवागंतु को अकादमिक जीवन और वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के लिए क्या करता है? तैयार करता है। फिर जागरूकता की कमी। रैगिंग के विरोधी हेल्पलाइन शिकायत पोर्टल के बारे में नवागत छात्रों को जागरूक की क्या कमी होती है? अब सरकार ने इन मामलों को देखते हुए क्या बना दिया? हेल्पलाइन। कोई रैगिंग कर रहा है तो क्या करो? उन नंबरों पे कॉल करो और आपके साथ पुलिस या क्या कुछ आपकी सहायता करेंगे। लेकिन नए बच्चे होते हैं उनको पता ही नहीं रहता कि हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन कर इसलिए नहीं पाते कि अगर कुछ कर देंगे तो सीनियर ज़्यादा परेशान करेंगे। जैसे धर्मावर की कॉलेज है, उसके अंदर धर्मा क्या होती है? रैगिंग होती है। जो बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं उनके अंदर क्या होती है? जैसे धर्मा की एक बार रैगिंग हुई, उसने अपने साथी वालों को बुलाया। धर्मा तो इतना बड़ा है इसलिए मतलब हट्टा कट्टा भी है, इसलिए उसने तो वो उत्पीड़न कम सा है, लेकिन उसके साथ वालों ने सबने सहा है जो, लेकिन थोड़ा बहुत उसने भी सहा है। धर्मा के साथ भी क्या हुई है? अपने धर्मा की बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे रैगिंग होती है, लड़ाई मतलब बड़ी बड़ी लड़ाई चलती है। बता दो कहीं। कपड़े निकलवा दिए उसके। सर हट रहे ऐसा कुछ बता रहा तो कैसे बोले ऐसे निकलाओ, ऐसा कुछ बोल रहा था मेरे को। फिर बाद के अंदर उसको बुला लिया, वो पेट निकला दिया। गाना गा कुछ ऐसा बहुत कुछ ऐसा किया था उसके साथ। लेकिन वो तो इतना बड़ा है। पर वो बता रहा था दूसरों के ऊपर लेकर। हाँ बता रहा था वो दूसरों को नाम लेके। तो जागरूकता के अंदर कमी, बदले की कार्रवाई का भय। अब क्या होता है? किसी के साथ क्या कर दी? रैगिंग कर दी। अब पूरी साल उसको डर लगता है। अब धर्मा के साथ किसी ने रैगिंग की, अब वो पूरी साल डर रहा है। क्या कर रहा है कि साला ये इतना बड़ा है, अब इसका भी ग्रुप बन गया, मेरे को ठोक ना डाले। अब ये क्या हो रहा है? बैग के अंदर वर्दी हो रही है। ऐसे काम ही नहीं करते तो चुपचाप पढ़ाई करते। अब जो धर्मा के साथ रैगिंग किया तो उसको तो दिन रात ये चिंता लगती रहती है कि पता ना कब ठोका पिंदी हो जाएगी। अब वो पढ़ाई तो कर ही नहीं पा रहा। रैगिंग तो उसने एक दिन की और जीवन खराब हो रहा है उसका पूरी साल के लिए। वो 3-4 साल तक वहाँ रहे, जब तक उसको धर्मा दिखेगा तब तक थरथरी छूटेगी उसके।
है ना। और फिर वो मतलब जिसकी अब वो- रैंकिंग होती है वो ग्रुप बनाने में लग हाँ जाता है। ग्रुप जिसकी ज़्यादा रैंकिंग ग्रुप होती है बढ़ता बाद के अंदर वो सोचता है उसके आत्मविश्वास में तो होगी कमी, अब वो बदले की भावना बढ़ जाती है, फिर क्या ग्रुप बनाता है, फिर बाद के अंदर क्या होता है कॉलेज में इसी के कारण तो सबसे ज़्यादा लड़ाई होती है। जैसे मतलब धर्मा ने एक बार वो दिखाया था मेरे को कि वो तो बॉयज हॉस्टल ऐसे कुछ मतलब नाम से एक वेब सीरीज थी, मूवी थी, हॉस्टल डेज हम्म। देखी हुई है कि तेरी तेरी देखी हुई है, जिसके अंदर वो रहता है शेखावत सर, मतलब मैन वो रहता है, तो उसकी दिखाई थी उसने, मतलब वो पढ़ने वाले बच्चे थे उनकी रैगिंग हुई तो उनको वो पूरे साल उनकी ग्रुप बनाने में निकल गया। मैं तो कॉलेज से निकला ही हूँ वहाँ पे, निकलते ही इधर से मतलब अब मेरे कॉलेज उधर से तो फिर सख्त परिवर्तन की कमी, रैगिंग विरोधी कानून तो बनते हैं लेकिन उन्हें सख्त लागू नहीं किया जाता। अब क्या करना चाहिए, कोई भी कानून हो गया उसको सख्त तरीके से क्या करो, लागू करो। संस्थानों की क्या होनी चाहिए उसके अंदर भूमिका, संस्थान अक्सर अपनी प्रतिष्ठा रैगिंग और फंडिंग को बनाए रखने के लिए रैगिंग विरोधी कानूनों को लागू करने में कम महत्व देते हैं। अब संस्थान क्या करते हैं, जैसे रैगिंग का मामला किसी संस्थान पे लग गया तो उसकी फंडिंग क्या हो जाती है, रुक जाती है, तो वो रैगिंग का मामला लगने नहीं देती, इसके कारण रैगिंग को क्या मिल रही है, ज़्यादा हाइट वो मिल रही है। भारत में रैगिंग विरोधी कानून कौन सा है, राघवन समिति की सिफारिश पे बना 2007 के अंदर। रैगिंग के मामले के अंदर मान्यता प्रदान करने में सावधानी, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यान परिषद निकायों के संस्थान को मान्यता देते समय रैगिंग की घटनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कोई भी क्या संस्थान को मान्यता दे रहे हो तो उसमें ये देखो कि रैगिंग के मामले होते ही नहीं होते, अगर रैगिंग के मामले होते तो उसको मान्यता ही मत दो, अगर दे दी तो हटा दो, है ना। फिर रैगिंग विरोधी प्रकोष्ठ, रैगिंग विरोधी समिति और रैगिंग विरोधी दस्ते का गठन करना। अब रैगिंग विरोधी क्या बनाओ, ऐसी समिति बना दो वहाँ पे जो क्या करती हो, रैगिंग के मामले देखती हो, हाँ कि यहाँ पे कोई रैगिंग वाला काम तो नहीं करा। प्रत्येक संस्थान में मेंटरिंग सेल की स्थापना करना चाहिए, फ्रेशर्स के लिए मेंटर्स के रूप में सीनियर छात्रों को नियुक्त किया जाए जो उनकी निगरानी रखे। जो मेंटर जो होते हैं ना ऐसे जो मॉनिटर जैसे ऐसे होता है कि महेंद्र सिंह धोनी है ना, उसको थोड़े दिन पहले भारतीय टीम का क्या बनाया गया था, मेंटर, कि वो क्या है, सीनियर है। अब वो भारतीय टीम की क्या रखेगा, निगरानी रखेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, थोड़े दिन पहले। इस प्रकार से जो सीनियर बच्चे हैं उनमें अगर सब सीनियर को कर दोगे तो वो तो उनमें से कुछ अच्छे बच्चों को छांट लो और उनको मेंटर्स बना दो, क्या कर दो उनको कि इनके निगरानी रखोगे, यहाँ पे कोई तुम्हारे सीनियर जो तुम्हारे साथ वाले वो किसी की रैगिंग रिया वो तो नहीं करें, अगर कर रहे तो क्या करो अपनों को नियुक्त करो। फ्रेशर कौन होते हैं, जो पहली बार किया जाते हैं कॉलेज के अंदर, वो होते हैं फ्रेशर्स के लिए किसको, मेंटर्स को क्या कर दो, नियुक्त कर दो। विज्ञापन, रैगिंग के प्रति जीरो टॉलरेंस। अगर जीरो टॉलरेंस का मतलब होता है अगर किसी ने रैगिंग करी तो 1% उसकी वो नहीं मानी जाएगी कोई बात, हाँ तू मैं कोई नहीं, आते क्या सीधा अंदर, है ना। जीरो टॉलरेंस का मतलब टॉलरेंस क्या होती है, सही सुनता, कोई आ गया अब ऐसे तो छोड़ दिया, ऐसे मामलों के अंदर तो कोई बात नहीं कि तूने ऐसे किया, लेकिन कोई भी रैगिंग किया उसको छोड़ो मत, सीधा कानून के तहत कोई सहानुभूति दिखाने की आवश्यकता नहीं। जीरो टॉलरेंस के संबंध में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावी विज्ञापन अभियान शुरू करना चाहिए। ऐसे विज्ञापन लगा दो कि रैगिंग के प्रति क्या होगी, जीरो टॉलरेंस, आपको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी तथा राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परीक्षण परिषद एससीईआरटी के मानव अधिकार शिक्षा पाठ्यक्रम को तैयार करना चाहिए जिसे रैगिंग के खिलाफ जागरूकता को अनिवार्य रूप से शामिल करना चाहिए। कि अपनी एनसीईआरटी या एससीईआरटी के अंदर ही क्या कर दो, रैगिंग के मामले जो मतलब रैगिंग वाली चीज़ें जोड़ दो कि रैगिंग अगर करोगे तो ये कानून है, इनके खिलाफ क्या मिलेगी, सजा मिलेगी, ये मिलेगी। अब बचपन से एनसीईआरटी में पढ़ते आएंगे तो बाद के अंदर पता रहेगा कि रैगिंग करेंगे तो हम लोग को क्या हो सकता है, सजा हो सकती है ऐसे। तो उसको किसका पार्ट बना दो, एनसीईआरटी मतलब पाठ्यक्रम के अंदर ही जोड़ दो, सिलेबस के अंदर ही जोड़ दो। रैगिंग पर अंकुश लगाने पर यूजीसी के विनियमन 2009 के अंदर यूजीसी ने अंडर ग्रेजुएशन कमीशन ने क्या बनाए, कुछ नियम बनाए 2009 के अंदर। वो कौन से, रैगिंग एक आपराधिक कृत्य है और यूजीसी के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए विनियमन तैयार किए गए। ये विनियमन सभी विश्वविद्यालय संस्थानों पर क्या होते हैं, लागू, कि कोई भी रैगिंग करता है वो अपराध के अंदर क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा उसको। तो क्या है, प्रवेश के दौरान संस्थान में फ्रेशर और सीनियर के छात्रों के लिए संयुक्त संवेदीकरण कार्यक्रमों का क्या करना, आयोजन करना।
कि जैसे यूजीसी बोलते हैं कि जैसे फ्रेशर और सीनियर होते हैं उनके अंदर क्या करो, कार्यक्रम करो, जिससे मतलब उसे वहाँ पे इंट्रोडक्शन पता चल जाए, अलग से उनकी रैगिंग वैगिंग नहीं हो। फिर बर्डन ऑफ प्रूफ, ये बर्डन रहता नहीं प्रूफ देने का, ये रैगिंग पीड़ितों पर नहीं बल्कि रैगिंग करने वालों पर होगा। अब तुम प्रूफ दो, ऐसे नहीं वो आते हैं कि प्रूफ दो कि तुमने क्या किया यार क्या नहीं किया यार, ऐसा फ्रेशर के साथ नहीं करोगे। जो उन्हें रैगिंग करे उनसे मांगो प्रूफ कि तुम्हारे क्या है, कि तुम क्यों मांग रहे हो क्या यार, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स रही। फिर पुलिस स्थानीय प्रशासन और संस्थानों की भूमिका भी हो, उसके अंदर पुलिस प्रशासन को भी इन्वॉल्व करो। इन सभी में रैगिंग की परिभाषा के अंतर्गत करने वाली घटनाओं को निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए। उठाए जा सकने वाले कदम क्या क्या उठा सकते हैं हम, कोई कदम, साथियों का सहयोग हो, उसके अंदर सामाजिक दबाव रिश्तों में सामंजस्य बिठाने, युवाओं की मदद करने के लिए स्टूडेंट मेंटर्स एक दूसरे के साथ सहयोग करके जीवन में कौशल संबंधी शिक्षा कॉलेज को शुरू किया जाना चाहिए। एक दूसरे को क्या करें, सहयोग करें, ना कि रैगिंग। संस्थान की प्रतिष्ठा की तुलना छात्र की सुरक्षा की तहरीर देना, अगर किसी संस्थान को बढ़िया बताना है तो वहाँ पे ये बताओ कि छात्र कितना सिक्योर है, उसके आधार पर प्रतिष्ठा बताओ। जहाँ पे छात्र अनसिक्योर है वहाँ पे क्या बोलो कि ये तो ऐसे ही है, तो प्रतिष्ठा को किससे जोड़ो, छात्रों की सिक्योरिटी के साथ, स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी के साथ किसकी जोड़ो, वो प्रतिष्ठा। और इसके अंदर संस्थान द्वारा रैगिंग की घटनाओं की रिपोर्टिंग के छात्र सुरक्षा संस्थागत सत्यनिष्ठा के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में देखा जाना चाहिए, ना कि संस्थान की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले कृत्य के रूप के अंदर। अगर किसी ने रैगिंग की तो उसे सत्यनिष्ठा के साथ रैगिंग के मामला बताओ और उसमें कानूनी कार्रवाई करवाओ। ऐसे मत करो कि संस्थान के अंदर क्या होगी, बेइज्जती होगी, इसके कारण उस कानून को क्या करो, तुम बोल रहे हो कि रैगिंग हुई नहीं, ऐसा नहीं करोगे। फिर रैगिंग विरोधी उपायों पर सुप्रीम कोर्ट ने 2009 के अंदर कुछ निर्देश दिए कि क्या क्या कर सकते हो। एक तो है कॉन्टैक्ट डिलीट को प्रदर्शित करना, कॉन्टैक्ट डिटेल को क्या करना, प्रदर्शित करना। संस्थान में रैगिंग विरोधी समितियों को नोडल अधिकारियों को ईमेल और कॉन्टैक्ट डिटेल प्रमुखता से क्या करना, कि अगर कोई भी क्या करे रैगिंग कर रहा है तो उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल है ना, उसको क्या भेज दो, समिति को भेज दो, जो बाद के अंदर उससे कॉन्टैक्ट कर सके तूने ये क्यों किया। ऐसे माता पिता अभिभावकों को सूचित करना, जो कोई किसी का बच्चा क्या कर रहा है, रैगिंग कर रहा है, उसके माँ बाप को क्या कर दो, सूचित कर दो कि इसलिए ये लक्षण दिए कि इसको स्कूल में क्या कर रहा है, रैगिंग कर रहा है, माँ बाप को इन्वॉल्व करो। क्या करेगा, कम करेगा। कॉन्टैक्ट डिटेल दे दो समितियों को, बाद में कम करेगा। सीसीटीवी कैमरा लगा दो, अगर कोई भी रैगिंग कर रहा है सीसीटीवी में देखो और चेक करो, रैगिंग के अंदर वो कर दो। और क्या, औचक निरीक्षण करना, अचानक से क्या कर लो, निरीक्षण कर लो किसी के, जैसे आते ना कभी कभी औचक निरीक्षण, अचानक से कोई भी निरीक्षण वाले आगे, कभी कभी स्कूल के अंदर आते हैं फिर बातें, हाँ ऐसे कभी कभी अचानक से क्या आ जाए, फ्लाइंग आ जाए। हम कभी कभी बैठे रहे हो तो तुम अचानक से आ जाती हो, ऐसी क्या हो जाए, फ्लाइंग। तो ये क्या है, औचक निरीक्षण। तो ऐसी व्यवस्था करो कि ऐसे किसी को बताओ मत, अगर कोई जांच एजेंसी आ रही तो सटैक दे के आ जाए, अचानक से आ जाए और फिर बाद के अंदर वहाँ पे वो चीज़ें सटैक दे अगर कोई, हाँ। अब है केस स्टडी, इसके ऊपर क्या है, केस स्टडी। देखो ना, केस स्टडी भी हो सकते हैं इसके ऊपर, आईएएस के अंदर क्वेश्चन आता है, क्या आता है आईएएस। अब इसके ऊपर केस स्टडी बनेगी तो वो कैसे बनेगी। हाल ही में राज्य के एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग की एक परेशान करने वाली घटना देखी गई। प्रथम वर्ष के छात्र राहुल का सीनियर छात्रों के एक समूह द्वारा गंभीर शारीरिक और मानसिक क्या किया गया, उत्पीड़न किया गया। इसके मौखिक दुर्व्यवहार, जबरन शारीरिक व्यायाम और अपमानजनक कृत्य शामिल थे, जिससे राहुल की काफ़ी भावनात्मक आघात पहुंचा और उसके शैक्षणिक प्रदर्शन में भी क्या आई, गिरावट आई। कॉलेज में रैगिंग विरोधी समिति और रैगिंग के खिलाफ स्पष्ट दिशा निर्देश होने के बावजूद यह घटना हुई और इस समस्या का समाधान करने के शुरुआती प्रयासों में कुछ शिक्षक के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जो कॉलेज की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के डर से स्थिति की गंभीरता को कम करने को आंक रहे थे। राहुल के माता पिता अपने बेटे के हित के बारे में चिंतित है। उन्होंने कॉलेज के प्रशासन से क्या किया, संपर्क किया और मामले को मीडिया में कानूनी अधिकारियों तक ले जाने की क्या दी, धमकी दी। अब यह आएगी ऐसी केस स्टडी। अब इसके अंदर आपको अच्छी अच्छी चीज़ें निकालनी और बताना है कि केस स्टडी का नाम क्या है। अब कोई रैगिंग कर रहा है तो क्या क्या कर रहे हैं, एथिकल वैल्यूज क्या कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और यौन संबंधी क्या हो रही है, बीमारी हो रही है, उससे उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके शैक्षणिक प्रदर्शन में भी कमी आ रही है,
वो बीमार हो रहे हैं और उसके माता पिता जो खर्च है वो भी बढ़ रहे हैं, उसके वित्तीय खर्च भी बढ़ रहे हैं, ना उसके प्रतिष्ठा के अनुसार उसके आत्मसम्मान इनके ऊपर क्या बढ़ रहे हैं, ठेस पहुंच रहा है। अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम उपाय, इसको सही करने के लिए कानूनों को सशक्त किया जाए, जीरो टॉलरेंस की क्या होनी चाहिए, वो मनाए सख्ती से क्या करें, पालन करें। माता पिताओं को उसके अंदर करो, इन्वॉल्व करो, इंफॉर्मेशन दो, कॉन्टैक्ट लिस्ट को क्या करो, पब्लिक डोमेन के अंदर दो, जो मतलब अगर कोई समिति को दो जो क्या सीधा कॉन्टैक्ट करे, ऐसी क्या करो चीज़ें करो। इससे दुष्प्रभाव क्या पड़ रहा है बच्चे के ऊपर, ये सारी चीज़ें। सिलेबस का क्या बनाओ, पार्ट बनाओ, ये ऐसा देखो। एक दूसरी एक और कैसे इसमें पर्सन देना अभी पूरी नहीं हुई है। कॉलेज की रैगिंग विरोधी समिति नव नियुक्त प्रमुख के रूप में आपको इस स्थिति को संभालने का काम सौंपा गया कि आप क्या हो, कॉलेज की रैगिंग विरोधी समिति के नवयुक्त प्रमुख हो। इसके अंदर से इसके ध्यान रखना, आप सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों को, राघव समिति की सिफारिशों और रैगिंग संबंधी यूजीसी के नियमों का अवगत हैं। हालांकि आप कुछ वर्षों से में रैगिंग की गहरी जड़ों वाली सांस्कृतिक स्वीकृति और सख्त परिवर्तन सुनिश्चित करने में चुनौतियों को भी पहचानते हैं। अब ये क्या है, एक केस स्टडी। अब इसके अंदर प्रश्न है, इस मामले में शामिल नैतिक दुविधाओं की पहचान कीजिए, रैगिंग समस्या का समाधान करने और संस्थान में शिक्षकों, सीनियर छात्रों और पीड़ितों की जिम्मेदारी का दायित्व है, क्या क्या करनी चाहिए अब कीजिए। अब इस मामले में शामिल नैतिक दुविधाएं क्या है, नैतिक दुविधा व्यक्ति क्या हो रहा है, एक तो मानसिक, शारीरिक और यौन उत्पीड़न किया जा रहा है, जिससे उसके क्या आत्मविश्वास के अंदर क्या हो रही है, कमी हो रही है। बच्चे के क्या एंजाइटी से संबंधित क्या हो रही है चीज़ों, नैतिकता का क्या हो रहा है, पतन हो रहा है। समाज के अंदर हिंसा क्या हो रही है, बढ़ रही है। बच्चे का प्रदर्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बच्चे को अविश्वास हो रहा है किसके प्रति, संस्थान के प्रति, अपने साथियों के प्रति। बच्चा कहाँ पे नहीं जा रहा, कॉलेज में नहीं जा पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा, क्योंकि वहाँ पे जाएगा रैगिंग हो सकती है, जिसके कारण उसके एक शैक्षणिक उसके अंदर क्या ही है, प्रदर्शन के अंदर कमजोरी है। ये क्या है, एथिकल वैल्यू। रैगिंग की समस्या का समाधान करने के लिए संस्थान क्या करे, रैगिंग की समझौता, सिलेबस क्या बनाए, पार्ट बनाए, कानूनों को क्या करे, सख्ती से लागू करवाए। ऐसे नहीं कि प्रतिष्ठा का सवाल समझ के कानून को ना इम्प्लीमेंट करवाए कि प्रतिष्ठा करेगी, ना क्या करो, जीरो टॉलरेंस की क्या बनाओ, नीति अपनाओ, और समितियों को क्या बनाओ, सशक्त बनाओ। कॉन्टैक्ट लिस्ट है ना, वो समितियों को प्रोवाइड करो, माता पिता को क्या करो, इन्वॉल्व करो इन चीज़ों के अंदर। फिर है शिक्षकों, सीनियर छात्रों और पीड़ित की जिम्मेदारियों, दायित्वों पर चर्चा करो कि शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। शिक्षक जीरो टॉलरेंस की क्या बनाए, नीति अपनाए, छात्रों के प्रति सौहार्दपूर्ण क्या बनाए, संबंध बनाए। ऐसा नहीं कि प्रतिष्ठा के अनुसार उस बच्चे के साथ रैगिंग हुई लेकिन उस मामले को उठा नहीं रहे। बच्चे क्या करें, जो शिक्षक है कानून को क्या करें, पूर्ण इम्प्लीमेंट। पुलिस को क्या दे, इन्फॉर्मेशन दे, और सारी समितियों को सशक्त बना करे, मेंटर क्या करें, नियुक्त करें, सीसीटीवी कैमरा क्या करें, संस्थान में लगाएं। पीड़ित की जिम्मेदारी यही थी, जिम्मेदारियों क्या करें, निर्वहन करें। और अगर उसे भावनात्मक और आत्मविश्वास में कमी हो तो उसको क्या करें, उनसे बाहर निकालें। ये किसकी जिम्मेदारी है, एक शिक्षक की। ऐसा क्वेश्चन ऐसे होते हैं केस स्टडी, ऐसे केस स्टडी में आएगा। आधी चीज केस स्टडी में लिखी होंगी, आधी आपको पता होनी चाहिए, आपके दिमाग से बताओगे आप। ऐसे होते हैं केस स्टडी। जब आईएएस के अंदर जब क्या लगता है, किसका पेपर, आईएएस की जो वो लगता है ना सीसेट, उसके अंदर आती है। अगर जिस व्यक्ति को क्या आती है, केस स्टडी आती है अच्छी तरीके से, उसने अच्छी तरीके से अध्ययन कर चुका है। अब ये केस स्टडी आती है, आपने क्या, अगर ये मैथ के बहुत मतलब अगर आपको एक आती है, या तो रीजनिंग और केस स्टडी, अगर आपको दो आती है, मैथ आने की आपकी जरूरत ही नहीं। रीजनिंग और केस स्टडी आपकी मजबूत हो, हमेशा क्या करो जाओगे, अव्वल कर जाओगे सी सेट के अंदर। इंग्लिश भी आती है उसमें ना, हाँ, इंग्लिश के अंदर पर आएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर, राहुल की सुरक्षा और हित सुनिश्चित करते राहुल के संबंधित स्थिति का तत्काल समाधान करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, और कॉलेज के समावेशन और सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भविष्य की रैगिंग घटनाओं को रोकने के लिए आपके द्वारा किए जाने हुए आज। अब आपके अंदर आप आंसर किसका देंगे, इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या बताया गया है, कॉलेज की रैगिंग विरोधी समिति के नव नियुक्त प्रमुख के रूप में हो आप। क्या हो, क्योंकि कॉलेज के अंदर क्या है, रोकना आपको, कोई समिति बनी हुई है, इसके आप क्या हो, मेंबर हो, जिसके अंदर आपको रैगिंग के मामले रोकने हैं। आपको इस स्थिति को संभालने को सौंपा गया है। अब आपकी क्या जिम्मेदारी है, मैं अपनी कर्तव्यता से क्या करूं, कार्य करूं, कानूनों का 100% क्या करवाऊं, इम्प्लीमेंट करवाऊं। समिति की प्रतिष्ठा को ना देखूं, बच्चे के हितों को देखते हुए कानून का कराऊं 100%।
पुलिस को क्या दूं, पूरी डिटेल्स, और उसको क्या करूं, अब रैगिंग के संबंधित क्या करूं, अवेयर करूं, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं ऐसा कर सकता हूं, ऐसी पावर है, ऐसे क्या कर सकते हैं, अपराध तुम पर लग सकते हैं, ऐसी तुम्हें क्या मिल सकती है, सजा मिल सकती है। मैं क्या हूं, प्रबंध समिति हूं, तो मेरा अवेयर करने का भी काम है, पकड़वाने का भी काम है, बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करना, उसके प्रति सहानुभूति रखने का भी क्या है अधिकार। ये सारी चीजें क्या है, क्योंकि मैं नियोजित समिति का हूं, ये सारी चीज करूंगा कॉलेज, और ये बढ़ावा देने के लिए कि अब क्या करें कॉलेज में, इसमें रैगिंग के मामले कम करना है, तो रैगिंग को संबंधित क्या करें, अवेयर करें, रैगिंग के दुष्प्रभावों को बताएं कि ये होता है, बच्चों पर ये प्रभाव पड़ा है, ये मत करो, ये सारी चीज़ों को क्या करें, अवेयर करें। हम इसके जगह और भी बहुत सारे कर सकते हैं, लेकिन अब तक तो ठीक है, माथा थोड़ा गर्मा गया।